ने कुछ भी कई स्टेशन के बीच ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी और इसी कड़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और कुर्ला स्टेशन के बीच हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। मेन लाइन पर कुर्ला और साइन के बीच की ट्रेन भी सेवाएं रोक दी गई हैं। यहां पटरियां करीब 12 इंच पानी में डूबी हुई। यात्रियों से अपील की गई कि गैर जरूरी यात्रा करने से बचें और प्रशासन की चेतावनियों का पालन करें। पश्चिम रेलवे की उपनगरीय ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हैं। सुबह से ही कई स्थानों पर पटरियों में पानी भरा हुआ है। पटरियां पानी में डूबी हुई, जिसके कारण ट्रेन देरी से चल रही। कुल मिलाकर लगातार बारिश से मुंबई की रफ्तार एक बार फिर थम सी गई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि मुंबई का यह हाल आखिर किया किसने? 1997 से लगातार बीएमसी पर शिवसेना शासन कर रही है। इतना ही नहीं, 1992 से 1996 के बीच के 4 साल को छोड़ दीजिए तो 1985 से लगातार बीएमसी पर उस समय की शिवसेना यानी कि उस समय की उद्धव ठाकरे की शिवसेना शासन कर रही है। जब 25 सालों से लगातार बीएमसी पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का शासन है, और फिर मुंबई के डूबने के लिए जिम्मेदार कौन है? कुछ लोगों को गुंडाराज के चश्मे से डूबती मुंबई दिखाई देती नहीं है। ऐसा लगता है कि मुंबई सिसक रही है, ठाकरे ब्रदर्स की जमीन खिसक रही है, क्योंकि हिंदी विरोध के चश्मे से मुंबई को देखा गया। मुंबई को बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया। ऐसे में डूब रहे लोग किसको वोट देंगे? जनता के लिए जरूरी क्या है? बुनियादी सुविधाएं, सियासत भी इसकी चलनी चाहिए, लेकिन नफरत के बीज से सियासत करने की कोशिश में मुंबई का हाल कैसा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अभी हमने आपको 6 तस्वीरें दिखाई दी, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किसी और की नहीं बल्कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कों की है। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सैलाब काल, संकट विकराल। लोकल ठप, हाईवे जाम, त्राहिमाम त्राहिमाम। गुंडाराज के चश्मे से डूबती मुंबई नहीं दिखती। मुंबई सिसक रही है, ठाकरे की जमीन खिसक रही है। भारी बारिश के कारण मुंबई की सड़कें तालाब बनी हुई हैं। लोग घरों में कैद हैं और जो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं वो टापू सी नजर आ रही हैं। इस बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण रेलवे ने भी कुछ स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी हैं। 19 अगस्त को सेंट्रल रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और कुर्ला स्टेशनों के बीच हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी हैं। अधिकारियों के अनुसार भारी बारिश के बाद पटरियों पर पानी भर गया था और कुछ हिस्सों में ट्रैक पूरी तरीके से डूब गया था। माटुंगा रोड पर भारी बारिश के कारण जल भराव हुआ, रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। बांद्रा में बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हुआ, लोगों का चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, मैंने मुंबई का दौरा किया है, सभी अधिकारी फील्ड पर हैं ताकि पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है। 350 लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया है और उनके रहने खाने की व्यवस्था भी की गई है। वहां मेडिकल कैंप भी लगाया गया है ताकि लोगों को आवश्यक इलाज मिल सके। नहीं, मुंबई का दौरा मैंने किया है। मिठी नदी पर भी मैं गया था वहाँ पर, और यहाँ विक्रोली पार्क साइड में लैंडस्लाइड हुआ, वहाँ भी गया था। थाने में भी मैं गया था। तो एक पूरी तरह जो बीएमसी की यंत्रणा जो है अलर्ट मोड पर है। मैंने हर जगह पे देखा कि लोग खड़े हैं वहाँ पर। खुद स्वयं मुंबई के कमिश्नर गगरानी जी वो भी पूरी तरह मॉनिटर कर रहे थे, और मेरे साथ वहाँ पर साइड पर भी आ गए। और बाकी उनके सभी अधिकारी, बांगर हो, सैनी हो, जोशी हो, ये सभी लोग फील्ड पर है। नवी मुंबई में भी लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हैं। कुर्ला रेलवे स्टेशन इलाके से तस्वीरें देखिए।
कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण जल भराव है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सेंट्रल रेलवे ने अपनी मेन लाइन पर कुर्ला और सायन के बीच की ट्रेन सेवाएं भी रोक दी, क्योंकि वहां भी रेल पटरियों पर पानी भर गया था। भारी बारिश के कारण सेंट्रल रेलवे की मेन लाइन और हार्बर लाइन पर ट्रेनों का संचालन तय समय से देरी से हो रहा है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे गैर जरूरी यात्रा से बचें और प्रशासन की चेतावनियों का पालन करें। पश्चिम रेलवे की उपनगरीय ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। सुबह से ही कई स्थानों पर पटरियां पानी में डूबी हुई हैं, जिसके कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं। लगातार बारिश से मुंबई की रफ्तार एक बार फिर थम सी गई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 25 सालों से बीएमसी पर शिवसेना का शासन रहा है। हालांकि 2022 के बाद से बीएमसी को कोई मेयर नहीं मिला है। अभी बीएमसी को सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक चला रहे हैं, जबकि 1992 से 1996 को छोड़कर 1985 से नगर निकाय पर शिवसेना का राज रहा है। लेकिन शिवसेना मुंबई को डूबने से बचाने में विफल रही है। आप पिछले 3-4 महीने का समय देखिए। एमएनएस और शिवसेना यूबीटी हिंदी विरोध में ही उलझी रही। विकास के कामकाज कितने हो रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उस ओर ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। लिहाजा लगातार मूसलाधार बारिश से मुंबई पानी पानी है। जगह जगह जल भराव है, ट्रैफिक जाम है। बस, रेल दोनों सेवाओं पर जबरदस्त असर है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम है। सायन के गांधी मार्केट इलाके में जल भराव है। अंधेरी बोरीवली से दादर चर्च गेट तक हाल बेहाल है। बीएमसी ने स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। बीएमसी को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। नागरिकों के लिए 1916 हेल्पलाइन जारी की गई है, लेकिन कुछ दलों का केवल हिंदी पर सवाल है। ठाकरे ब्रदर्स भाषा के लिए ही लड़ते दिखे, डूबती मुंबई के लिए क्यों नहीं कुछ किया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर आप वाकई चौंक जाएंगे। ये तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की, जहां पर इस वक्त विमान खड़े हुए हैं और विमानों के पहिए एयरपोर्ट में पानी में डूबे हुए हैं। जोरदार बारिश हो रही है, फ्लाइट उड़ नहीं पा रही है। उड़ेंगी कहां से? जब ये पानी कम होगा तब फ्लाइट उड़ेंगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जितने भी प्लेन हैं, जितने भी हवाई जहाज हैं, उनके जो पहिए हैं वो पानी में डूबे हुए, बसें पानी में डूबी हुई। आप दूर दूर तक अगर देखें तो जो पैसेंजर को ले जाने वाली बसें हैं, उनके पहिए पानी में डूब गए हैं। जो एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं, उनके पहिए पानी में डूब गए। जो तमाम दूसरी मशीनरी है वो पानी में डूब गई। और इस पानी में मशक्क़त करते हुए देखे जा रहे हैं एयरपोर्ट के कर्मचारी, उनका ग्राउंड स्टाफ, एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ मशक्क़त करते हुए देखे जा रहा है। और उसकी चिंता इस बात की नहीं है, उसकी चिंता इस बात की ज़्यादा है कि जब बारिश ख़त्म होगी, ये पानी यहाँ से निकल जाएगा, तो वाकई क्या उस तरीके से ये विमान ऑपरेशनल हो पाएगा, उनके पहिए उस तरीके से ऑपरेशनल हो पाएंगे, उनमें कोई परेशानी तो नहीं होगी, पहिया उनकी बैरिंग्स में तो नहीं भर जाएगा। ये बड़ी चेतावनी, ये बड़ी परेशानी। इस वक्त तो मुंबई में पानी के कारण लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, और मुंबई के जो तटीय इलाके हैं, ये तो मैं आपको एयरपोर्ट दिखा रहा हूँ, अगर मुंबई के तटीय इलाकों की बात करेंगे तो हालत इससे भी ज़्यादा और ख़राब है। वहीं मुंबई के बडाला शांति नगर में पिछले 3 दिन से लगातार पानी भरा हुआ है। लोग यहाँ पर सो नहीं पाते, बैठ नहीं सकते, खाना भी नहीं पका सकते घरों में, क्योंकि बस्ती के बगल में नाले हैं। यहाँ पर बीएमसी साफ सफाई नहीं करती है। इसकी वजह से घरों में वहाँ पर पानी आ जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों से जो तकलीफें जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता सुधाकर ने, जरा उसे सुन लीजिए। वडाला के शांति नगर के झोपड़पट्टी में लोगों के घरों में पानी गया है। ये लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से तकलीफ वो कल से झेल रहे हैं, किस तरह से वो पानी निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर आप बताइए कि क्या है, किस तरह से आपके घर में पानी आया है? भाई घुटने भर के ऊपर पानी है और पूरा नाला पूरा जाम है, कहीं से 1 इंच निकलने का रास्ता नहीं है। बीएमसी वाले साफ ही नहीं किए हैं।
इसके वजह से पूरा नाला भट गया है, हम लोग पूरा डूब रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब कैसा रह रहे हैं, कैसा? अब रह रहे हैं, कभी महलिए के ऊपर भाग के जा रहे हैं, कभी इधर उधर भाग के जा रहे हैं, घर में रहने के लायक नहीं है। अच्छा, आपके घर में भी गया है पानी? हाँ, हमारे घर में भी पानी गया है और ये नाले की वजह से गया है। बीएमसी हमेशा बोलती है कि मैंने नाला साफ किया, मगर खाली झूठा दिलासा है कि साफ किया, मगर नहीं। अभी भी देखो नाले की तरफ पूरा यहाँ से दिख रहा है, पूरा नाला भटा हुआ, पानी जा रहा है सबके घर में, पूरा लाइन से, पूरी शांति घर में पूरा भरा हुआ पानी, पूरा पानी भरा हुआ है। यानी सब अपना सामान ले जाके मस्जिद के अंदर कहीं रख रहे हैं, कहीं मतलब जहाँ जैसा सूखा ऊंचा मतलब जमीन है वहाँ ले जाके रख रहे हैं। पूरा आज 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, मगर सोने का कोई नहीं, यहाँ लाइट का भी इंतजाम ऐसा नहीं है, लाइट भी आ रही जा रही है और पानी तो भरा ही है। खाने मतलब खाना बनाना ये सब तुम लोग बहुत परेशानी है, इतनी परेशानी है कि आप क्या बोले, बीएमसी को क्या बोले। बाजू में नाला पूरा कचरा जाम है और जब बोलो जाओ बीएमसी के बाद तो हम साफ करके लिए कुछ सुनाई नहीं होता है। अच्छा, आपके घर में भी पानी है? हाँ, हमारे घर में भी पानी है और इधर पूरा नाला भरा हुआ है। स्थानीय लोग पूरा परेशान है, लेकिन बीएमसी के कई अधिकारियों को हम लोगों ने कंप्लेंट किया, लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं रहा है। खाली सफाई के नाम पे चूतिया बनाया जा रहा है लोगों को और काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, पानी भर रहा है लोगों के घर में, बहुत मुसीबत हो रही है। आप खाना पीना कैसा खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी लोग होटल से लेके आ रहे, खा रहे, क्या करेंगे, प्रॉब्लम हो रहा है, घर में बना नहीं सकते, घर में पूरा पानी भरा है, पूरा घर डूब चुका है लोगों का। अच्छा, संजय जी आप बताइए, आप यहाँ के कार्यकर्ता हैं, तो आप बताइए क्या 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 दिक्कत है? दिक्कत सबसे बड़ी ये है, ये जो हम अभी खड़े हैं शांति नगर में मदीना मस्जिद के पास, यहाँ पे जैन करके बिल्डर है, उन्होंने ये झोपड़े कम से कम 15 सालों से तोड़े हैं और 15 सालों से यहाँ पे बीएमसी कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है और हर साल यहाँ पे लोगों के घर में पानी जाता है। बीएमसी के अधिकारी यहाँ पे कभी भी नहीं आते हैं, बोलते कि तुम्हारा जगह सब कलेक्टर इसके अंडर में गया है बिल्डर के, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखो बाजू में इतना बड़ा नाला है, कल से मैं दिखा रहा हूँ लोगों को कि पानी गया, मैं कल मेरे पैसे से जेसीबी ला के वो साफ किया। कल मेरे को बीएमसी के ऑफिसर फोटो भेज रहे कि हमारा भी उधर जेसीबी लगा है। इतने बड़े नाले के अंदर खोखलैंड की जरूरत है, लेकिन ये लोग जेसीबी एक मंगा के, अभी भी जेसीबी उधर खड़ा है उनका, लेकिन बोलते हैं ऑपरेटर नहीं आया और लोगों के घर में पानी है। और जहाँ पे जरूरत है नाले का मेन जो होल है वहाँ का कचरा निकालना है तो ये लोग दूसरी जगह पे जाके कचरा निकाल रहे हैं। और ये दोस्ती बिल्डिंग का सब बिल्डर उधर का पानी ये सब जो है झोपड़पट्टी में छोड़ा जा रहा है पंप लगा के विद्यालंकर कॉलेज के अंदर से, तो और लोगों का घर में पानी जा रहा है। आप बता रहे थे कि सर बीएमसी का कोई आदमी आया नहीं है, ना तो कोई गाड़ी आई है साफ करने वाला, कोई एक बच्चा बीएमसी का दिखा नहीं है और हम लोग डूब रहे हैं। कौन कौन फैमिली आपकी और क्या रहे? अरे सब लड़के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं। आज 3 दिन से हम लोग काम पे नहीं गए हैं। हाँ, काम पे ही नहीं गए। जब घर में पानी भरा है तो कहाँ जाएंगे? खाना कैसे करें? अब इधर उधर होटल में खा लेते हैं जो भी मिलता है। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। हमने ये एक कॉलोनी आपको बताई, ये झुग्गी झोपड़ी का एक इलाका आपको दिखाया, लेकिन मुंबई में बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ियां हैं। कई ऐसे इलाके हैं और करीब करीब सारे इलाकों में ये स्थिति है। हर किसी की शिकायत बीएमसी को लेकर है कि बीएमसी ने कोई काम नहीं किया है। बारिश के पहले या मानसून के पहले जो नालों की सफाई होती है वो भी नहीं की गई है और यही कारण है कि जगह जगह जल जमाव देखा जा रहा है, जल भराव देखा जा रहा है और पानी उल्टा वापस आ रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है, झोपड़ियों में घुस रहा है। लोग ना बैठ सकते हैं, ना सो सकते हैं और ना खाना बना सकते हैं। चर्चा करेंगे जिम्मेदारी आखिर है किसकी। अबदूत बाग प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भावना शर्मा जैन प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं भावना जी के पास चलूंगा। भावना जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि 2 बड़ी राजधानी का जिक्र देश में होता है। एक तो भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में चर्चा होती है, दूसरी राजधानी के बारे में कहा जाता है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी की हालत यह है कि एयरपोर्ट पे पानी, रेलवे स्टेशंस पर पानी, मेट्रो स्टेशंस पर पानी, सड़कों पर पानी, जहां चले जाओ वहां पानी ही पानी। बीएमसी के नाले जाम पड़े हैं, सफाई हो नहीं रही है, फंड कहां जा रहा है किसी को पता नहीं और जिम्मेदार कौन?
मनोज जी, मैं यहाँ दो तीन बातें रखूंगी। जी। पहली बात तो बीएमसी एशिया की सबसे बड़ी जो नगर पालिका है ना, महानगर पालिका है, और जिसका बजट 74,000 करोड़ का है। इस 74,000 करोड़ की, और ये हर साल ये बजट बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में इसका बजट 40-45 हजार करोड़ से बढ़कर 84,000 करोड़ हो गया है। तो 74,000 करोड़, 74,000 करोड़ की ये महानगर पालिका है। जी। इसमें नाला सफाई का बजट लगभग 500 करोड़ का है। और इस नाला सफाई के बजट के साथ कितनी, आप ये देखें कि कितनी धांधली चल रही है कि नाला सफाई के नाम पर सिर्फ करप्शन यहाँ हम मुंबईकरों को देखने को मिल रहा है। और मुंबईकरों का जीवन, चाहे वो पॉटहोल हो या घरों में भटता पानी हो, ये इससे सिर्फ त्राहिमाम जो आप पूरे मुंबई में देख रहे हैं। हम एक समुद्र के किनारे बसी हुई शहर है और एक महानगर है, और महानगर में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आप मेट्रो, बड़े बड़े मेट्रो तो ला रहे हैं, कोस्टल रोड ला रहे हैं, और पूरे मुंबई में रीडेवलपमेंट का दौर चला हुआ है। बिल्डिंगों को तोड़कर बड़े बड़े बिल्डर्स सोसाइटियों को लालच देकर, नए घर का लालच देकर बिल्डर्स बड़े बड़े घर बना रहे हैं। जहां 4-5 माले की बिल्डिंग थी, वहां पर आज 20 माले का टावर खड़ा हो रहा है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे जो है, जो नाले हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो उसके साथ कोप अप कर ही नहीं पा रहा है। तो जिसकी वजह से यहां पर आज आपने त्राहिमाम देखने को मिला। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं मुंबई जो है बिल्डरों के चंगुल में फंस गई है। और चाहे आपने, जैसे अभी जो रिपोर्ट आपने दिखाई, उसमें आपने दिखाया कि कैसे एक बिल्डर ने एक झोपड़पट्टी को, वहां पर कई सालों से एसआरए के प्रोजेक्ट जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। जी, भावना जी के पास जाएंगे। लगता है कि कोई तकनीकी परेशानी आ रही है। अवधूत बाग मेरे साथ मौजूद है। बाग साहब, आपने सुना कि भावना जी ने क्या कुछ कहा। बजट के बारे में चर्चा हुई, ये भी चर्चा हुई कि कितनी बड़ी महानगर पालिका है, अव्यवस्थाओं के बारे में भी चर्चा हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार आपकी है, क्योंकि 2 साल से चुनाव नहीं हुए। महानगर पालिका के 2 साल से चुनाव नहीं हुए, जनप्रतिनिधि उस तरीके से है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ये कह दिया हो कि साहब जल्द से जल्द चुनाव कराइए, लेकिन अगर महानगर पालिका के चुनाव नहीं है तो मशीनरी तो है, व्यवस्था तो है, और वो पूरी की पूरी व्यवस्था सरकार के अधीन है। और सरकार के अधीन है तो फिर ये अव्यवस्था कौन, और इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन? 2005 के पहले भारत में एक चेरापूंजी नाम की जगह है जो असम में है। ऐसे कहा जाता था कि भारत में सबसे ज्यादा बरसात वहां गिरती है, उसका नाम है चेरापूंजी। 2005 में मुंबई में जो बरसात आई उसने सभी रिकॉर्ड तोड़े, और अभी मुंबई ये ऐसा शहर है कि इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा बरसात जहां आती है उसका नाम है मुंबई। मुंबई की रचना, यदि भौगोलिक रचना देखें तो मुंबई के चारों ओर समुद्र है, और जब बाढ़ आती है और ज्वार भाटा होता है, तब जब उसी के साथ साथ जब बरसात आती है, तब 2+2 नहीं, 2 इतना गुना संकट बढ़ता है। मुझे लगता है कि नेचुरल कैलेमिटी के पास जब हम देखते हैं तब किसी भी तरह का राजकारण नहीं करना चाहिए। सरकार भले किसी की हो, कोई नहीं चाहता कि वित्त हानि हो और जीवित हानि हो। मैं आपको मुंबई के बारे में कुछ आपको और बताना चाहता हूं। मुंबई में जो फ्लड मिटिगेशन सिस्टम लगाई हुई है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन सिस्टम इन इंडिया। बीएमसी में 6 मेजर पंपिंग स्टेशंस लगाए हुए हैं जो अर्बन बाढ़ में सब पानी निकाल सकते हैं। हाजी अली में है, इरला में है, क्लीवलैंड में है, लवग्रोव में है, ब्रिटानिया में है और गजदरबंद में। ये 6 जो मेजर पंपिंग स्टेशन लगाए हुए हैं, उनकी टोटल लागत है 3,000 करोड़। उसके साथ साथ 10 मिनी पंपिंग स्टेशन लगाए हुए हैं, जैसे कि हिंदा माता में है, किंग सर्कल में है, एंटॉप हिल में है, चुनावट्टी में है, महालक्ष्मी में है, आपका
भरनी नाका में है, मिलन सबवे में है, ऐसी 10 जगह मिनी पंपिंग स्टेशन लगा है। उनके टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर ईयर 500 करोड़ है। उसके साथ साथ 500 से ज्यादा सबमर्सिबल पंप सेट्स फ्लडिंग पॉइंट्स के उधर लगाए हुए हैं। इसके लिए 4 महीने के जो बारिश होते हैं उसमें से एक आध दूसरा दिन छोड़कर कभी भी फ्लड्स मुंबई में लास्ट 3-4 बरस से आते नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई में एक हिंदमाता नाम का एक हिंदमाता नाम की एक जगह है। वहां पहले बारिश में ही फ्लड होती थी और पूरा का पूरा एरिया फ्लडेड होता था। लास्ट 3-4 बरस से हिंदमाता का जो एरिया है वो क्लीन हो रहा है। कितना भी बड़ा बारिश आया तो हिंदमाता का एरिया क्लियर होता है। दिस टाइम जो बारिश आई है वो एवरेज बारिश से 4 टाइम्स आई है। 200 mm ऑफ रेनफॉल ओनली इन 6 आवर्स। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा रेनफॉल हुआ है। जब इतनी बड़ी मात्रा में जब बारिश आती है तब कोई भी सिस्टम जो डिजाइन की हुई है नॉर्मल बारिश के लिए, मेरा वही कहना है अबदूत बाग साहब, मेरा भी वही कहना है कि मुंबई पे इतने बड़े बड़े खतरे हैं, मुंबई इतनी संकट में है। अब क्या मुंबई को भाषा में युद्ध लड़ने की और भाषा में 2 समुदायों को बांटने की, भाषा के जरिए लोगों को पीटने की जरूरत है, या मुंबई को इन परेशानियों से और इन संकटों से मिलकर उबारने की जरूरत है? मत चलाइए। दिस हैज नथिंग टू डू विथ हिंदी एंड मराठी। दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुंबई के लोग परेशान है और आप हिंदी और मराठी का मुद्दा कहां लाते? इधर बारिश की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करो। अब क्या मुद्दा लाया है? इसमें क्या संबंध है मराठी का? मराठी लोग भी डूबे हुए, हिंदी भाषिक भी डूबे हुए हैं। अब मराठी और हिंदी का ये राज ठाकरे को क्यों नहीं समझ में आता? ये उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं समझ में आता? नहीं, हमें क्यों नहीं समझ में आता? उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आता? वो क्यों फिर लोगों को सड़कों पर पीटते हैं? नहीं, उनको पूछिए, मुझे मत पूछिए। लेकिन दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर टुडेज डिस्कशन। आज का जो विषय है वो सिर्फ बारिश का है। बारिश में जो लोगों को तकलीफ हुई है, आज का विषय ये भी है। आज का विषय यह है कि मुंबई में सभी लोगों को मिलकर मुंबई के लिए सोचना होगा, संघर्ष करना होगा। मुंबई के जो परेशानियां हैं, मुंबई का जो संकट है, उन पर विचार करना होगा और ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करना होगा जो बेवजह के मुद्दों के जरिए अपनी राजनीति चमकाते हैं। नहीं, मुझे उसमें कुछ बात नहीं करनी है। आज का सब्जेक्ट उसके साथ नहीं जाता। आज जो है वो नेचुरल कैलेमिटी है। इतनी बड़ी मात्रा में जो बरसात आई है उसके बारे में हम सभी जन ने साथ में आकर इससे कैसे हम लोग एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। हमारी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शिवसेना और एनसीपी के कार्यकर्ता बाहर आए हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। जिनके घर में रेशन नहीं है उनको दे रहे हैं, जिनके घर में पानी है वो पानी निकालने का काम कर रहे हैं। जो लोग महसूस कर रहे हैं कि दे आर अनसेफ, उनको घर से बाहर निकाल के सेफ जो स्टेशन है जैसे कि म्युनिसिपल स्कूल से, हॉस्पिटल से, वहां जाने की काम कर रहे हैं। आपातकालीन व्यवस्था मजबूत करने की काम कर रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर आदरणीय देवेंद्र जी आज वॉर रूम में आखा दिन बैठे हुए हैं। आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसके बाद में लगातार हमारे गिरीश महाजन जी है और नांदेड़ में चले गए क्योंकि वहां जो कुछ बड़ा प्रलय हुआ उसके लिए गए। ऑल ओवर मिनिस्टर्स आर टेकिंग केयर ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। एनसीपी अजीत पवार के कार्यकर्ता इस काम पे लगे हुए हैं, लेकिन मनसे का कोई कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं लगा है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ मेरी पार्टी और मेरा जो सरकार है उसके जो हमारे मित्र पक्ष है उनके बारे में ही मुझे मालूम है। बाकी लगते होंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही कि बीएमसी के चुनाव नहीं हुए। बीएमसी के चुनाव में जो बीएमसी का फंड है वो सत्ताधारी पार्टी के जो विधायक हैं उनको जारी कर दिया गया। ज्यादातर जो फंड है वो बीजेपी के विधायकों को दे दिया गया, शिवसेना एकनाथ शिंदे के विधायकों को दे दिया गया, विपक्षी पार्टी के विधायकों को फंड नहीं दिया गया। अगर वो फंड दिया जाता तो आज कम से कम बीएमसी के नाले, पुल पुलिया हम बना तो लेते। ऐसे सभी आरोपों को उत्तर देने के लिए आज का समय उचित नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आज सिर्फ हमें लोगों को मदद करनी है। जो बरसात में लोगों का नुकसान हुआ है उसका अंदाज लेके उनको कुछ मदद हम लोग कर सकते क्या वो देखना है। आरोप प्रत्यारोप का यह समय नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आज पार्टी पॉलिटिक्स होवे।
कौन काम कर रहा है हाँ। कौन नहीं कर रहा है उसमें मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि आज मानवता की दृष्टिकोण से कोई होने दो, पार्टी से उठकर लोगों ने लोगों के लिए काम करना चाहिए, एक आ मानव ने रहा है दूसरे क्या मानव के मेरा लिए काम करना चाहिए। अच्छी सोच है, अच्छी सोच है। बाग साहब ने जो कहा वो अच्छी सोच है, होना भी चाहिए। मुंबई संकट में है, मुंबई डूबी हुई है, सब लोगों को मुंबई को मिलकर बचाना चाहिए। भावना जी मेरे साथ मौजूद है। भावना जी, मेरी आवाज आ रही है? भावना जी मैं जी शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन में कुछ जी प्रॉब्लम आ रहा है। जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे आ रही है, मेरी आवाज आपको आ रही है? आप अपनी बात कहिए। जी जी जी। मैं एक बात रखना चाहूंगी कि जो मेरे पहले कह रही थी शायद इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल होने की वजह से ये बात कह नहीं पाई। जी। देखिए, मुंबई में जब 2005 में जिस परिस्थिति आई थी, तो एक बात का एहसास हुआ मुंबईकरों को कि लगता है भावना जी का कनेक्शन फिर से गड़बड़ हो गया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और पहले से ही कुछ दिनों से कुछ घंटों से लगातार कुछ ऐसी टेलीकॉम कंपनियां हैं जिनका नेटवर्क पहले से ही खराब चल रहा है। इस बीच हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सचिन अहिर जुड़ चुके हैं। एक बार सचिन अहिर साहब से बात करेंगे। स्वागत है सचिन साहब आपका इंडिया न्यूज में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मुंबई के 3 दिन से भारी बारिश शुरू हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और मुंबई वासियों का हाल बेहाल है, क्या कहा जाए? है कि एमईडी ने और विशेष तौर के ऊपर राज्य सरकार ने रेड अलर्ट करने की जरूरत थी, ये हुआ नहीं। कल तो ऐसी हालत थी कि बच्चों को स्कूल में जाने के बाद छुट्टियां देने की बात की गई थी, और आज फिर आज उनको होश में वो लोग आए और कहा गया कि भाई आज स्कूल और बसेस बंद किए जाए। ये ऐसा क्यों होता है कि पहले ही राज्य सरकार और प्रशासन सतर्क क्यों नहीं रहता है? आपने देखा होगा कल बच्चों लोगों को पुलिस कर्मचारियों ने स्कूल में से लेके जाने का, छोटे छोटे बच्चे लोगों को काम किया, कैसे पेशेंट्स को लाया गया, कैसे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था थी, ये सब दुर्वस्था हमको देखने को मिली। कल पंप पहले लगाना चाहिए था तो बाद में लगाए गए, और जिस तरह से जो हालात है जो मुंबई में हमने देखी कि ट्रेन की आज परिस्थिति देखिए, बाकी की ट्रैफिक की परिस्थिति देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है कि 21वें शतक में हम मुंबई जैसे शहर में रहकर हम ये क्यों सबक नहीं सीखते। हमेशा जय हिंद में पानी बहता है, हिंद माता में पानी भरता है, ऐसा करके बातें की जाती थी। हम जब हम सरकार में थे तो बड़े पैमाने के ऊपर उनको वहाँ पे हमने बड़े नाले बनाने का काम किया, स्टॉर्म ड्रेनेज बनाने का काम किया। वो ये काम लास्ट तक के रहा है, उसमें कोई सुधारना नहीं हुई, और इस वक्त तो वो भी नाले भर गए, ऐसी परिस्थिति थी। तो मुझे लगता है कि इसकी पूरी जवाबदारी राज्य सरकार ने लेनी चाहिए और महानगर पालिका ने लेनी चाहिए। दुर्दैव की बात है कि मुंबई के पालक मंत्री कहाँ दिखे ही नहीं तो वक्त जब मुंबई की रस्तों के ऊपर पानी मारने का काम किया जाता है, मुंबई के रस्तों को चकाचक करने की बात की जाती है, राज्य के उप मुख्यमंत्री जो मुंबई शहर के पालक मंत्री है वो कहाँ थे? तो ये भी सब चीजें हैं, और दुर्दैववश पूरी तरह से बेहाल होने का काम मुंबई की आम जनताओं को करने का काम हुआ है, और इसकी पूरी जवाबदारी ये शासन और प्रशासन के ऊपर है। पूरी जवाबदारी शासन और प्रशासन की है। लेकिन इन सब के बीच 3 दिन से जल जवाब की बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। एयरपोर्ट पर पानी भरा हुआ है, मेट्रो ट्रेन नहीं चल पा रही है, ट्रेन बंद पड़ी हुई है, जिम्मेदारी किसकी? जरूर है, ये जल जमाव की ज्यादा थी, संभावना थी, फिर क्यों रेड अलर्ट और ग्रीन अलर्ट टाइम पे दिया गया? एक दिन पहले क्यों नहीं कहा गया? 3 दिन पहले क्यों नहीं सतर्कता रखी गई? 3 दिन पहले क्यों नहीं हॉस्पिटल्स, बीएमसी और सब वहां पे सतर्क होते हुए बच्चों लोगों को स्कूल की छुट्टियां या आस्थापन की छुट्टियां जैसे आज तय की गई क्यों नहीं दी गई? ये सब चीजें सब सामने है, और इसके बारे में विपक्ष बोलकर जब विधानसभा का सत्र होगा तो हम जरूर आवाज उठाएंगे। सचिन साहब, तटीय इलाकों में अगर देखा जाए छोटी छोटी बस्तियां हैं, कई मुंबई के इर्द गिर्द में छोटी छोटी बस्तियां बनी हुई है, लोगों के घरों में पानी भरा है, ना लोग बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना खाना बना सकते हैं, ना खा सकते हैं। कौन जिम्मेदार? सत्ता में तो आप भी रहे। आज ऐसी हालत है कि मीठी नदी का दर्द बढ़ गया है, और लोगों को आइन टाइम पे कहा जा रहा है कि अभी आप लोग अपनी व्यवस्था करिए, महानगर पालिका आप लोगों के लिए पर्याय व्यवस्था करेंगे।
कहां से करेंगे? कौन सी व्यवस्था की गई है? जब पानी भर रहा है तब कह रहे जा रहे हैं कि भाई आप लोग बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। क्यों नहीं कल से उन्होंने ये सब सतर्कता कर रखी? कुर्ला में और विशेष तौर के ऊपर वहां के जो आजू बाजू के स्लम के लोगों में पानी भरा गया और इसकी जवाबदारी और उनको नुकसान भरपाई देने की जवाबदारी भी शासन लेने वाला है क्या, ये हम मांग कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि जलमय परिस्थिति, सोसाइटियों में पानी भरा, नाकों के ऊपर भरा, मेट्रो 2 मेट्रो 3 की क्या अवस्था है ये आपने देखा है। सिर्फ एक कोस्टल सुरक्षित दिख रहा था, बाकी पूरी मुंबई में पानी की तादाद बड़े पैमाने पे देखने को मिल रही थी। सचिन साहब, इस देश में कई ऐसे राज्य हैं उनका जो बजट है उससे ज्यादा बजट बीएमसी का है, लेकिन जब भी बारिश होती है तो बीएमसी में जल जमाव का निपटारा करने में क्यों नाकाम हो जाती है? कहां जाता है इतना पैसा? प्लानिंग ही नहीं है। इसके पहले पालक मंत्री और जो भी मंत्रिमंडल के लोग हैं उन्होंने सतर्क होते हुए सब चीजों को देखना चाहिए। करोड़ों रुपए का पैसा भ्रष्टाचार में अगर जाएगा तो महानगर पालिका भी क्या करेगी? करोड़ों रुपए का जब पैसा इस तरह से नालियों में काम न करते हुए दूसरों की नालियों में अगर जाने का काम किया जाएगा और फिर राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार की हम हंडी फोड़ेंगे, सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन गए 2-2.5-3 साल में जिस तरह से महानगर पालिका के कर्मचारी प्रशासनों को दबाकर अलग तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं और मुंबई करों का पैसा जो चीजों में जरूरत नहीं है वो जरूरत में खैरात बोलकर अपने नगर सेवक, अपने विधायकों को बांटा जा रहा है, जिसके तहत कोई काम ही नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपए का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए न लगते हुए ऐसे ही चले जा रहे। 6,000 करोड़ रुपए का कॉन्क्रीटीकरण करने का काम किया गया, ऐसा कहा गया। कहां गया वो पैसा? कहां गए हो गए कॉन्क्रीटीकरण? तो ये भी सब बातें, चीजें देश के पंतप्रधान के हस्ते आपने उद्घाटन किया और आज भी कॉन्क्रीटीकरण की कोई वही समस्या है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसकी सरकार नहीं रही हो। इसमें शिवसेना की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की भी रही है, एनसीपी भी सरकार का पार्ट रही है, लेकिन हर साल जल जमाव होता है, मुंबई बह जाती है। और बीएमसी की अगर ये सफलता नहीं है तो क्या है? फिलहाल तो 2 साल से कोई नेता भी नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, सिर्फ अधिकारी है। जरूर मैं सिर्फ बीएमसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन बीएमसी के साथ राज्य सरकार का भी फेलियर है, क्योंकि बीएमसी के ऊपर जिस तरह से लगातार पैसों का हेराफेर करते हुए अपने मन मर्जी से पैसे का वापर किया जा रहा है, उन लोगों को स्वायत्ता के तहत से काम किया नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ में पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इतना है कि पालक मंत्री अभी बीएमसी के कार्यालय में बैठने लग गए, तो क्या प्रशासन करेगी? तो ये फेलियर जरूर प्रशासन का भी है, लेकिन साथ ही साथ में सरकार का भी है। अभी तो चुनाव ही नहीं हुए ना, बीएमसी के चुनाव नहीं हुए, 2 साल से चुनाव नहीं हुए, वहां पर सीधे सीधे अधिकारी सब कुछ देख रहे हैं। उसके बाद भी बीएमसी के प्रशासन की वजह से यह हाल हो रहा है, तो जिम्मेदार कौन है फिर? जरूर प्रशासन की तो जवाबदारी, मैंने कहा ही ना कि महानगर पालिका के चुनाव न लेना, लोक प्रतिनिधि न होना। अगर आज लोक प्रतिनिधि होते वो रास्ते पे दिखते, आज हम लोग भी रास्ते पे हैं, हम भी अभी यहाँ पे लोगों में घूम रहे, लेकिन लोक प्रतिनिधि कहां नहीं है। प्रशासन की बताइए कौन से वार्ड ऑफिसर आज रोड के ऊपर आपको दिख रहे हैं कि पानी निकलते हुए देखने के लिए? सिर्फ ऑफिस में बैठकर वो मॉनिटर कर रहे हैं। पालक मंत्री कौन से रास्ते पे दिख रहे हैं? सिर्फ अपना वो कंट्रोल रूम में जाकर मॉनिटर कर रहे हैं। आयुक्त कहाँ है? ये सब चीजें हमारे सामने है। इसीलिए लोकशाही का जो मूल जो होता है कि लोगों से चुने हुए जो लोक प्रतिनिधि, जिसको आप जवाब पूछ सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि बाबा ये काम क्यों नहीं हुआ, क्यों हमारे घरों में नाले में पानी आ रहा है, क्यों ये स्थिति हुई है, वही आज जनाधार नहीं है। गए 3 सालों से चुनाव न होकर आज प्रशासन की मनमर्जी की तरह से काम चला रहे। सचिन साहब, मुंबई धीरे धीरे बड़ी होती गई, मुंबई धीरे धीरे फैलती गई, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुराना था वो कम होता चला गया, लेकिन 25 साल से तो आप भी बीएमसी पर राज कर चुके हैं। दूसरी पार्टियां आपके ऊपर भी आरोप लगा रही। जरूर आरोप होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन आरोप के सामने जाते हुए हमने बहुत सारे बदलाव लाए। हमने एजुकेशन में बदलाव लाने का काम किया। जो बीएमसी स्कूल में बच्चे जाते नहीं थे, आज आईबी और सीबीए के माध्यम से बच्चों लोगों को अच्छा शिक्षण का काम दिया गया। जो हॉस्पिटल में मरीज पहले जाने के लिए डरते थे, आज वहाँ मरीज कहते हैं कि नहीं, हमारे महानगर पालिकाओं में हमारा इलाज होना चाहिए। हमने हमारे वक्त के ऊपर अच्छे रिंग रोड बनाए, रास्ते बनाए। जो आज स्ट्रॉम ड्रेनेज नाले जो इतने साल से हुए नहीं थे उसका बारे में किया था। डिसलेशन का पानी का समस्या भी कर समुद्र का पानी मीठा पानी बनाने की बात की गई थी। तो बहुत सारी चीज़ों की गई थी,
लेकिन जो आरोप करते हैं ये भी भूल जाते हैं कि 20-25 साल में 20 साल में तो हमारे साथ ही थे, हमारे मांडी को मांडी लगाकर बैठते थे। उनका ही राज्य का राज्य के जो मंत्री मुख्यमंत्री होते थे, नगर विकास खाता उनके पास भी होता था। जो हमारे पे आरोप कर रहे हैं उनका उप महापौर भी होता था। तो आरोप आज ही करने की बात हो रही है तो करिए, चलो 20 साल का हिसाब जैसा आप हमारे से मांगते हैं तो एक दायित्व हिसाब देने का आपका भी बनता है। आज मुंबई संकट में है। मुंबई में और भी बहुत सारी परेशानी है, समस्याएं, फिर भी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे हिंदी विवाद में उलझे हुए हैं। क्या ये जरूरी है? नहीं, जरा भी नहीं। देखिए, वो मुद्दा पूरी तरह से अलग है। मुंबई के विकास के लिए, मुंबई के बात करने चीज़ों के लिए हमने हमेशा साथ देने का काम किया। इसलिए तो कोस्टल रोड बना, हमारी जो संकल्पना थी, इसलिए अटल सेतु का काम हुआ, इसलिए वर्ली के सीलिंग बने और सब बाकी की चीज़ें बने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ तक के बात है वहाँ हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से काम करने का काम किया। और आपने देखा होगा कि ये एकमेव मुंबई महानगर पालिका जब हमारे कारकिर्द में थी कि जिन्होंने कोस्टल रोड को यशस्वी करते हुए मुंबई का विकास 21वें शतक में हम कर सकते हैं, ये दिखाने का काम और बताने का काम किया। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, ये जो विवाद चल रहा है हिंदी और मराठी का, ये कब खत्म होगा? ये खत्म जब होगा जब सरकार राजनीति करना बंद करेगी, जब सरकार लादना ही बंद करेगी। आज भी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपको मेरे हिंदी से कोई कष्ट लग रहा है? बिल्कुल सही बात। ये मेरी मन मर्जी है कि हिंदी बात करें, लेकिन उसके बारे में सख्ती नहीं करें। लेकिन राज्य सरकार ने जब मराठी की सख्ती ली गई, आपकी व्यवस्था में जब आप कर रहे हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कल कोई घूमने आया और उसको कहे हम कह रहे आपको मराठी क्यों नहीं आती है। तो इतने साल बीतते, इतने साल जाते, उन लोगों को ये आह्वान किया जाता है कि भाई ये मराठी सख्ती इसलिए है कि भाई मराठी में बात करिए, मराठी में व्यवहार करिए। और अगर कुछ लोग नहीं आते तो उसके पर भी कोई आक्षेप नहीं ना कि उसको हम बैत कहते हैं इसी को। लेकिन कुछ मारपीट का एक हिस्सा हो गया तो उसको इस तरह से राज्य और देश में दिखाया जा रहा है कि बाबा ये ऐसी तरह की सोच हमारी है, ये बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सचिन अहिर साहब का, जो विस्तार से तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि मुंबई में अगर ये परेशानी है तो इसका कारण क्या है, बीएमसी में स्थिति ऐसी है तो उसका कारण क्या है। अब लगातार हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं, मुंबई को लेकर कर रहे हैं कि मुंबई का स्वरूप क्या होना चाहिए। बाग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाग साहब, मुंबई का स्वरूप क्या होना चाहिए? क्योंकि मुंबई धीरे धीरे बढ़ रही है, बड़ी होती चली गई है। मुंबई के ऊपर आबादी का दबाव है, मुंबई के ऊपर प्रौद्योगिकी का दबाव है, मुंबई को पूरे विश्व में एक अलग पहचान मिली हुई है। आखिर तरीका क्या है कि संकट कम हो, परेशानी कम हो, समस्या कम हो और मुंबई की एक अलग पहचान बने? मुझे लगता है मुंबई बहुत पहले सिर्फ गिरगांव तक सीमित थी। उसके बाद में इवन दादर, माटुंगा, वडाला ये मुंबई के सबब्स थे। उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते दादर तो मेन सेंटर में आ गई। उसके बाद में घाटकोपर, विक्रोली और मालाड ये सब सबब से अभी तो मुंबई यहाँ तो दहीसर और दूसरी जगह मुलुंड तक जब बढ़ी हुई है तो भी मुंबई 1.5 करोड़ 15 मिलियन 15 मिलियन की मुंबई बन गई है। अभी तो मुंबई की जो एक्सटेंडेड आर्म्स है वो विरार डहाणू तक, यहाँ तो पनवेल तक, पनवेल से भी आगे सब जगह, उरण भी, अभी जो अटल सेतु है उससे तो उरण भी नजदीक आ गई। सो हम लोग एक कंप्लीट MMRDA का विजन रखते हैं और ये सोचते हैं कि जहां लोग रहते हैं रोजगार वहां उपलब्ध होना चाहिए। अंबरनाथ में रहने वाला आदमी VT में क्यों आए? अंबरनाथ के आदमी को यदि डोंबिवली तक नौकरी मिली, यदि विरार में रहने वाले आदमी को बोरिवली तक नौकरी मिली, यदि गिरगांव में रहने वाले आदमी को वही एरिया में मिली तो कम्यूटिंग बहुत आसान होगा, इजी होगा। और मुंबई की जो पहचान है कि मुंबई ये मिनी इंडिया है और ये मिनी इंडिया कायम स्वरूपी रहे, यही हम सब चाहते हैं। और मुझे लगता है मिनी इंडिया ही होना चाहिए। इंडिया एंड मुंबई में कोई अंतर नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट मुंबई से चालू हो गया। आपको मालूम है 1942 में महात्मा गांधी जी ने चलो भारत छोड़ो का नारा यहाँ मुंबई से दिया। मुंबई ये ऐसा सांस्कृतिक और राजकीय क्षेत्र है कि यहाँ से पूरे देश में आजादी की गूंज उठी है। और मुझे लगता है कि नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो कल्चरल एंड फाइनेंशियल सिटी ऑफ इंडिया कोई होगी तो मुंबई है। बस इसे छोड़ के कि उत्तर भारतीय मुंबई में पिट जाते हैं। वो
यार, बार बार मैं आपको बताऊं कि आपका हिंदी चैनल है, इसके लिए आप उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय करते हैं। मैंने बोला आपको कि आज का दिन ये सब करने के लिए नहीं है। आई एम नॉट हियर टू रन योर एजेंडा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। भावना जी आप क्या कहेंगी? एक काम आपका एजेंडा चाहूंगी चलाने के लिए मैं बैठा यहाँ नहीं हूं के भैया। मैं आपका एजेंडा चलाने के लिए कहना हम लोग बैठे नहीं आज के दिन में। अरे, कल आप बहस अवधूत करिए, मैं जी, आ जाता हूं उसके बारे में। आप मुझे अवधूत हिंदी जी, में, आप मराठी में, थोड़ा हम लोग राज कल बात ठाकरे और करेंगे। उद्धव मुझे- ठाकरे को आज भी का ये बोल बात नहीं दिया। है। मुझे बात थोड़ा करने राज दीजिए ठाकरे और सर। उद्धव ठाकरे को भी आपने। बोल दिया करिए। हाँ आगे। हाउ कैन यू से भावना लाइक जी। दिस? मुझे बात करने दीजिए सर। आज की बात ठीक नहीं है मनोज जी, आज मत कीजिए बात, मेरी रिक्वेस्ट है आपको। आपका एजेंडा मत चलाइए। इन डिस्ट्रेस टुडे, भावना जी, लोग दुख में है और वो दुख में हाँ, आप मनोज आपका एजेंडा जी चला रहे हैं। मैं ये उसके कहना लिए। चाहूंगी, हाँ दो भावना, बातें मैं वापस से रखना चाहूंगी। प्लीज। एक कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, वो मुंबई 3.0 की बात करा करते हैं। वो कहते हैं कि मुंबई को हम एक नई नगरी मुंबई की बसाएंगे 3.0। अब मुंबई 3.0 पर जो अभी मुंबई बसी हुई है, जिसमें करोड़ों की जनसंख्या देश भर से आकर अपना जीवन यहाँ पर निर्वाह कर रही है, उनका क्या? ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पैसा लगना चाहिए, जो 74,000 करोड़ की महानगर पालिका है, जहां पर जनप्रतिनिधि के माध्यम से लोगों की सेवा होनी चाहिए, वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कहीं ना कहीं जो आम जनता की, आम जो घर सड़क पे चलने वाला मानुस है, उसकी क्या व्यथा है, ये आप आज देख रहे हैं। नहीं तो ये भ्रष्टाचार किसने कर दिया? बिल्डरों का जो नेक्सस है वो यहाँ पर एक तरह से मुंबई को पिस रही है बिल्डरों के नेक्सस में। और बड़े दुख की बात है, ये कहना चाहिए कि भाजपा के जो पालक मंत्री हैं इस मुंबई के, वो खुद मुंबई के सबसे बड़े बिल्डर हैं। तो कहीं ना कहीं जवाबदेही तय होनी चाहिए कि क्यों ब्रिमस्टोवार्ड प्रोजेक्ट का क्या हुआ, ये 74,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ, जनता के घर में पानी क्यों भर रहा है। मॉनसून आएगा, हर साल आएगा, ये हमें पता है। अब इसका जवाब तो बाग साहब ही देंगे। बाग साहब इसका जवाब दे पाएंगे क्या, उन्हीं की पार्टी के मंत्री? नहीं, मैंने सुना नहीं, थोड़ा सा सुना। बिल्डर के बारे में बात की ना। हाँ, वही ना, वो कह रही है कि मुंबई के जो पालक मंत्री हैं वो बिल्डर हैं, भ्रष्टाचार में लगे, उनको मुंबई की चिंता कहाँ है? ठीक है ना, ऐसी बातें तो होती रहती है। बिल्डर होना तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि मातोश्री 1 और मातोश्री 2 जो बन गई है, तो वो लोग क्या काम करते हैं, वो कहां से पैसा लाते हैं, फोटोग्राफी करके इतना पैसा कमाते हैं क्या? वो बिल्डर नहीं है, वो क्या बोलते हैं, शेतकरी नहीं है, फार्मर नहीं है, वो ट्रेडर नहीं है, तो है क्या? वो तो बताइए। तो मातोश्री 2 खड़ी कैसी हो गई, वो तो बताइए। तो कुछ भी काम नहीं करने का और 5,000 करोड़ का मालिक होने का, उससे अच्छा एक नेक धंधा है। बिल्डर होना गुनाह कहाँ है? आप बताइए ना, बिल्डर होना गुनाह है क्या? तो उन्होंने बोल देना चाहिए कि बिल्डर होना गुनाह है। तो जो गुनाह नहीं है उसके लिए आप किसी को दोषी ठहराते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपके पास इतने पैसे आए कहां से? आपका धंधा क्या है बताइए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लूटना ये छोड़ के आपका एक धंधा मुझे बताइए कि आप लोग क्या करते हैं बताइए। कि आपका कुछ बनिया का दुकान है, आपकी कुछ सोना चांदी की पेड़ी है, आपके कुछ 50-100 एकड़ की जगह है जहां आप कुछ आम उगाते हैं, आप फिशिंग करते हैं, आप क्या करते हैं बताइए ना। आप ट्रेडिंग करते हैं, आप कंसल्टेंट है, आप क्या है, आप नौकरी करते हैं? तो कुछ नहीं। शिवसेना उबाटा नाम के एक दुकान के मालिक है और ये दुकान का सिर्फ एक ही काम है कि परसेंटेज, स्टैंडिंग कमेटी में जो 5% पैसा मिलता है उससे इनका दुकान चलता है। मेरा स्पष्ट आरोप है। अवधूत जी, जब तक वो लोग आपके साथ अलायंस में थे, वो बिल्कुल बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही अच्छे लोग थे। जिस दिन आपके साथ अलायंस टूटी, उस दिन वो सब दोषी हो गए। तो सवाल तो ये है, 30 वर्ष तक तो आपके साथ उनका गठबंधन था, तब तक वो लोग सब ठीक थे। आपने 30 वर्ष तक भाजपा और शिवसेना की यहाँ पर गठबंधन की सरकार थी, इतने साल आप लोग युति में रहे, हर चुनाव आप इकट्ठे लड़े, तो आप लोग तो जवाबदेह आप भी है ना। और यहाँ तक कि महानगर पालिका में भी 25 वर्ष जो महानगर पालिका शिवसेना थी, मेयर अगर शिवसेना का था तो डिप्टी मेयर तो भाजपा का ही था ना। तो आप तो उस
भ्रष्टाचार में अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी थे और यहाँ से कमाई हो रही थी, तो उसके तो डिप्टी मेयर भी तो उसी का हिस्सा है, उसी सरकार का हिस्सा है, उसी महानगर पालिका का हिस्सा है, उसका क्या हुआ? तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। बाग साहब जल्दी से बोल दीजिए, कार्यक्रम खत्म करना है। भावना जी मेरी छोटी बहन है, मैं वही कहता हूं कि आज तक कांग्रेस वाले शिवसेना को गाली दे रहे थे, आज उनके साथ बैठ गए, इसके लिए उनकी स्तुति सुमन कर रहे हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया कर रहे हैं। आने वाले कल में जो 27 तारीख को गणपति आ रही है, तो गणपति की जैसी आरती उतारते हैं, वैसे कांग्रेस वाले आज उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की आरती उतारते हैं। यही कांग्रेस और यही शिवसेना, एक जमाना था मुरली देवरा को जो जिताया था कांग्रेस के, और शिवसेना नहीं जिताया था। पूछो मिलिंद देवरा को, पूछो आप। भावना जी ने बताना चाहिए ना कि शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन आज नहीं, मुरली देवरा के टाइम से है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, समय कम है। बाग साहब का शुक्रिया करेंगे, भावना जी का शुक्रिया करेंगे जो मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रही थी। लेकिन बीएमसी के कामकाज को लेकर मुंबई के लोग भी बहुत कुछ कह रहे हैं। उनसे बातचीत की मेरे सहयोगी शाहिद अंसारी ने, सुनी। 3 दिनों से लगातार होने वाली बारिश के बाद मुंबई में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इसको लेकर बीएमसी हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिशें नाकाम साबित होते दिखाई दे रही हैं। बीएमसी पर बीजेपी और शिवसेना का हमेशा से कब्जा रहा है। बावजूद इसके हर साल मुंबई इसी तरह से डूबते नजर आती है और मुंबई के लोगों की जिंदगी ऐसे ही अजीरन होते नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ जो है मुंबई के 2 टाकी इलाके में लोग मौजूद हैं। क्या लगता है कि इतने सालों से जो है बीएमसी पर जिनका कब्जा है, वो अगर गैर जरूरी इश्यूज पे जो है बात करने के बजाय मुंबई के इस इशू पे बात करें, समझे या इसका कोई खातिरदार रास्ता निकालें, तो ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से मुंबई हर साल डूबती है और ये आज जो डूबी है, ये ऐसा ना हो? देखिए, कल रात से यहाँ बारिश थी, पानी भरा हुआ था, अब जाके थोड़ा पानी उतरा है। 18 से 20 साल से ये लोग बीएमसी पे काबिज है, लेकिन बजाय बॉम्बे के सुधार करने के ये लोग भाषाओं पे और हिंदू मुसलमान पे लड़ते हैं। 1000 करोड़ का पैकेज है बीएमसी का, कोई भी मतलब 18 साल पहले जो हाल था आज भी वही हाल है। हर साल यही है, बारिश में पानी का, बीएसटी की लाइट का, बच्चों का परेशानी, स्कूल की परेशानी, ये एक आम सी बात हो गई है। इस पे 18 से 20 साल से कोई सुधार नहीं। हम लड़ रहे हैं तो भाषा के नाम पे, हम लड़ रहे हैं तो हिंदू मुसलमान के नाम पे, मगर प्रोग्रेस कुछ नहीं, मतलब तरक्की की तरफ कोई कदम नहीं। 1000 करोड़ का जो इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है, उसके अंदर कोई सुधार नहीं दिखता, कोई भी मतलब फैसिलिटी आवाम को है ही नहीं। आज लोग परेशान है, बॉम्बे लगभग डूब चुकी है, हर लोग परेशान है। तो इसका यही जिम्मेदार बीएमसी को इसके लिए कुछ उचित कार्रवाई करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इतने दिनों से जो मुद्दे, भाषा के मुद्दे, लाउड स्पीकर के मुद्दे, दूसरे बहुत सारे मीट के मुद्दे, इस तरह के मुद्दे बाहर आते हैं, मुंबई बावजूद उसके जो है हमेशा से जो है इतना सब कुछ करने के बाद भी डूबते ही नजर आती है? ऐसा नहीं लगता है कि जो जरूरी मुद्दे हैं वो मुंबई से जुड़े हों, उनके बारे में अगर बात हो तो शायद इस तरह की परेशानियां जो है मुंबईकरों को जो है नहीं देखनी पड़े? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए हर बार ऐसी जो होता है, इलेक्शन का टाइम आता है तो ये सब लोग मुद्दे लेके बैठते हैं। कभी या तो लाउड स्पीकर का मुद्दा लेके बैठते हैं, कभी उत्तर भारतीयों का मसला लेके बैठते हैं, तो मराठी भाषा का। लेकिन हर साल में जो पानी भरता है उसके बारे में तो हमारे बीजेपी वाले कभी बोलते नहीं। और गिरीश सुमैया साहब निकलते हैं भोंगे उतारने के लिए, तो भाई गिरीश सुमैया साहब आप रास्ते में उतरिए ना, रास्ते में उनके गटर साफ कराइए, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई आप कुछ काम कर रहे हैं। ये थोड़ी जरूरी है कि भाई तुम जाके भोंगे उतारने के लिए तुम काम करने जा रहे हो, ये काम कीजिए ना, ये जरूरी काम ही है। वो काम जरूरी इतना नहीं था जो करने जा रहे हो आप यहाँ पर। और दूसरा ये है कि जो हमारे मराठी भाषा के लिए जो चल रहा है कि भाई ठीक है मराठी है बोलना सही है, लेकिन मारपीट करके नहीं होना चाहिए। आज वही जो मारपीट करे, आज मारपीट करने वाले रास्ते पर उतरिए ना, आज दुनिया के रास्ते में गड्ढे बने हुए हैं। अभी कल ही रात को एक जन गड्ढा गिर गया पे टेपकर बोले के नाके पे, पूरा हाथ पूरा छिल गया, उसका इतना बड़ा गड्ढा लगा हुआ है। ना हमारे एरिया का एमएलए ध्यान देता है, ना एमपी ध्यान देता है। एमपी भी हमारे यूबीटी का है अरविंद सावंत साहब, जो कि 15 साल से हमारे एरिया में बहुत कम ही नजर आते हैं। जैसा चलो ईद का चांद तो फिर साल में एक बार दिखाई देता है, तो 15 साल में कभी कभी एक बार दिखाई देता, दिखते ही नहीं जल्दी हमको। तो ऐसा नहीं लगता है कि वो जो इश्यूज हैं, जो चुनाव से पहले जो इश्यूज जो है आवाम के बीच में आते हैं और फिर उसके बाद माहौल गर्म किया जाता है, उसको छोड़ के ये सबसे ज्यादा अहम इशू है कि मुंबई को डूबने से बचाया कैसे जाए?
वही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, मुंबई को डूबने से बचाने का यही कारण है कि आप लोग वो सब मसले छोड़िए और जो अपने एरिया का जो मसला चल रहा है, जो मुंबई का मसला चल रहा है, जो बीएमसी का मसला चल रहा है, जो पानी की समस्या का रहता है कि भाई देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि भाई लाइट चली जाती है, आज सुबह से शाम तक का इंसान को बैठना पड़ता है बिना लाइट के लिए, और कभी ऐसे तकलीफ के अंदर आदमी कैसा रह पाएगा मुंबई शहर के अंदर, छोटे छोटे घर है, घर में गर्मी इतनी हो जाती है, कैसा आदमी रह पाएगा। तो ये सब चीज को उनको ये देखना चाहिए ताकि वो दूसरे मुद्दे उठाने के बदले ये मुद्दे उठाइए, ये ज्यादा जरूरी मुद्दे हो। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, जैसे भाषा का मुद्दा हो गया, भोंगे का मुद्दा हो गया और छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर जो है चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और मुंबई हमेशा से डूबते नजर आ रही है, जबकि बल्दिया पर, बीएमसी पर सेना और बीजेपी का ही कब्जा रहा। देखो, ये एक चीज तो बताता हूँ कि आप इसी बारिश के अंदर भी निकल के ये मुंबई कार की आवाज बने हैं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। देखो, ये चीज है ना, आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर ये एमसीजीएम का इलेक्शन बहुत करीब है, आपको सबसे पहले ये बॉन्ड कराना चाहिए कि किसी भी पार्टी को कि ये जो करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, ये हमारे टैक्स से हम पे करते हैं, उसका इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, पैसा बजट पे आता है, वहाँ लगता है कि नहीं लगता है। आपको एक पता है कि मीठी नदी के अंदर ईओडब्ल्यू के अंदर वो केस चले गया है, ईओडब्ल्यू से वो ईडी के अंदर केस चले गया, तो उसका कितना बड़ा मिसयूज हुआ। आज आपको आंख खुली है कि उस तरीके से उसने इस्तेमाल किया, पैसा लगा कि नहीं लगा। ये पैसा लगता है नहीं लगता है भूंगे को और ये जो भाषाओं को छोड़ के महाराष्ट्र को अगर हमारे बचाना है, महाराष्ट्र को डेवलपमेंट करना है, तो ये चीजों के अंदर ध्यान देना चाहिए जिसके हमको ये लगे कि ये नेताओं को दर्द है, मराठियों का दर्द है, मराठी भाषाओं का दर्द है और इस एरिया के अंदर रहने वालों का दर्द है। यहाँ पे तो अब ये मसला तो रहा नहीं है कि ये स्टेट के बाहर के लोग हैं, या तो मसला ये है कि जो हम स्टेट में रह रहे हैं हमको ये सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज मैं आपको सबके सामने बताता हूँ कि एमसीजीएम के इलेक्शन के अंदर उस कैंडिडेट को चुनो जो कैंडिडेट आपके बीच में रहे। यहाँ पे मेरे को तो नहीं लगता है कि कभी कोई नेता रोड पे आया होगा कि बारिश भरी हुई है, पानी भरा हुआ है, या कोई सोशल वर्कर है। ये हम भी सोशल वर्कर है। जो वोट लेने निकलते हैं तो सबसे पहले तो उनका मुंह काला करो जो आपके पास वोट लेने के लिए आया है, चाहे वो एमपी के लिए, एमएलए के लिए या कॉर्पोरेटर के लिए। आपने काम किया है क्या? आप वोट लेने के लिए निकलते हो तो आप दिखे क्या? आपको एरिया में दिखना चाहिए। अरे भाई, किसी को खाना नहीं मिला है, किसी के घर में पानी है, किसी को लाइट नहीं है, तुम एरिया के अंदर इतने वर्कर हो, इतनी बड़ी नेशनल लेवल की पार्टी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, जब तुम ठेकेदार बने हो तो उस ठेकेदार का इस्तेमाल करो। खासकर बल्दिया के ठेकेदार, बीएमसी के ठेकेदार, वो तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हुए। अच्छा देखो, मैं एक छोटा सा सोशल वर्कर हूँ। एमसीजीएम में स्टॉर्म वाटर की लाइन क्लीन होती है कि नहीं होती है, हम उसको कोऑर्डिनेट करते हैं क्योंकि हमारे एरिया का दर्द रखते हैं हम। तो उसके अंदर देखा जाता है कि कहीं पाइप टूटा हुआ है, कहीं ये लाइन चौकअप है, तो वो अपनी जो भी होते हैं नेक्स्ट डे पे भेजते। आप लोगों का, नेता लोगों का, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, आपका फर्ज बनता है और आपकी ड्यूटी है कि आप सबसे पहले ये फॉलो करो कि एमसीजीएम की रकम लगी है कि नहीं इसके ऊपर। जो ठेकेदार ने काम लिया है, पीछे के दरवाजे से कमीशन खाने का काम बंद करो। काजी साहब, एक सवाल है कि जो हमारे लोग हैं, जिन लोगों के बारे में जो अभी इन इश्यूज को लेकर जो है बहुत ज़्यादा माहौल गर्म किए बैठे हैं, चाहे राज ठाकरे हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो या कोई और हो, जो भाषा के नाम पे तमाशेबाजियां चल रही हैं, हालांकि वो इसके ज़रिए ये कोशिश कर रहे हैं कहने के लिए कि वो हमारे दर्द की दवा है, लेकिन क्या जिस तरह से जो हालात हैं, दर्द की दवा इसे दूर करना होगा या इस तरह के भाषा और दूसरे ये मुद्दे उजागर करके? ये साल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोग का, क्योंकि इन लोग के जो काम करने का तरीका है ना, वो भी कुछ समझ के बाहर है। क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ये लोग आके उछलते हैं और आके चिल्ला पुकार करते हैं कि भाई उत्तर बिहारी को लो या मराठी भाषा को लो, लेकिन जो काम का मसला है ना वो कभी उठाते नहीं है। आज हमारे यहाँ पे कई मसले हैं, कई समस्याएं चलती है। आज पुरानी बिल्डिंगों का मसला चलता है, उन वालों में कोई उठाता नहीं है बिल्डिंग के लिए। जहाँ पे जर्जर बिल्डिंगें हैं, यहाँ पे कभी हादसे बड़े बड़े हो जाते हैं, उसके बारे में कोई आवाज उठाता नहीं है। तो ये सब चीज को उन लोग को उठाना चाहिए, ना कि ये दूसरी मसले को उठाना चाहिए। उसके बदले ये मसले उठाया जाए। आसिफ भाई, आखिरी सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? कौन से ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिनके बारे में अगर बात की जाए या उसमें सुधार लाया जाए तो शायद हो सकता है कि मुंबई डूबने से बच जाए? सबसे पहले तो जो ये करप्शन हो रहा है ना ठेकेदारी का, ये बंद होना चाहिए। जो टेंडर वाइज होता है, ये अपने अपने वालों को देते हैं। जो एमएलए रहता है, जो कॉर्पोरेटर रहता है, वो अपने बंदों को देता है और उसकी मलाई ये लोग खा जाते हैं। लाख रुपए के काम में 10,000 भी नहीं लगता है, बाकी 90,000 अंदर हो जाता है। तो वो करप्शन सबसे पहले बंद होना चाहिए, तो ही जाके काम सुधार होगा और अच्छा काम होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये मुंबई के लोग हैं जिन्होंने अपने ख्यालात आपके सामने रखे कि चुनाव से पहले जिन गैर जरूरी मुद्दों को लेकर जो लोग आपके सामने बात करते हैं, उन्हें इस बात को जो है छोड़कर उस पर बात की